हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा है इनएक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट क्रिपल इफर्ट। ये एक्चुअल में जो हमारा सिकल सेल डिसीज़ CSD है ना, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग दुनिया भर के या फिर दुनिया जहाँ के नए नए थेरेपीज़, जीनोम एडिटिंग, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। बट एक्चुअल में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, वहाँ तक ये कितना पहुँच रहा है, उससे रिलेटेड एक इशू बेस्ड आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा है। और यूपीएससी से इस बार मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस आर्टिकल पर। क्यों? क्योंकि 2023 में ही यूपीएससी ने एनीमिया मुक्त भारत पर एक क्वेश्चन भी पूछा था, और कहीं ना कहीं सिकल सेल डिसीज़ भी अनीमिया का एक मेजर कॉज है। तो इसके लिए आपको ये आर्टिकल डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें आई हैं इस टाइम पर, जो कि 2047 तक इसको पूरा ट्रीट करना चाहती है। तो उसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे आज के इस आर्टिकल से। दूसरा आर्टिकल हमारा इंडिया सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। आपको पता है कि इसरो ने अब अपने बहुत सारे नए नए विंग्स, NSIL, अंतरिक्ष, इन सब के थ्रू और भी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को अपने स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। आप लोगों ने अग्निकुल का नाम सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग इस प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। और अग्निकुल जैसे और भी दूसरे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि रॉकेट डेवलपमेंट में अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा हमारा एस्बेस्टॉस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। एस्बेस्टॉस, यूँ तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको वाइट एस्बेस्टॉस को बैन किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एस्बेस्टॉस का हाईएस्ट इम्पोर्टर कौन है पता है आपको? अपना प्यारा भारत। तो हाईएस्ट इंपोर्टर होने के साथ साथ अब यूनाइटेड स्टेट ने बैन इसलिए किया है क्योंकि रिसर्च में अब ये प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, ये कार्सिनोजेनिक है, लंग कैंसर हो जाते हैं इससे। और उन सभी सिचुएशन में इंडिया को क्या एक्शंस लेने चाहिए और एस्बेस्टॉस एक्चुअल में क्या है, इन सब के बारे में एक बार हम लोग डिटेल से साइंस एंड टेक की नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। आगे हम लोग अपने पहले आर्टिकल पर पढ़ें, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन 2023 का ही, पिछले साल का है, जिसमें कि अनीमिया मुक्त भारत, जिसकी बात मैं भी कर रहा था, इसके बारे में जो भी इंटरवेंशन अभी सरकार ने लिए हैं वो आपको बताने कि इनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। बहुत ही छोटा सा मिस्टेक आपको ये पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ दोज डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में डिटेल तो आप नहीं बता सकते हो, बट फिलहाल आप एक बार अटेम्प्ट जरूर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर या फिर सही आंसर क्या। आगे पढ़ने से पहले ना एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट से रिलेटेड है ये। आप लोग ना 31 मार्च, 14 अप्रैल, 5 मई और 2 जून, ये 4 डेट्स ना कहीं सेव करके रख लो, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आपको सृजन ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में। अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स पर आके देना चाहते हैं तो इसके लिए आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना, इन चारों ही सेंटर्स पर जाके आप लोग ये टेस्ट बिल्कुल रियल सिचुएशन में देने की कोशिश कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी बेसिस पर बनाए जा रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पिछले 3-4 सालों के पेपर यूपीएससी ने कैसे पूछे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे के सारे मॉक पेपर्स बना रहे हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आइए और हमारे साथ इन सभी टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए फिर अपना डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले आर्टिकल की तरफ, इन एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ट्रिपल इफर्ट। अगर द हिंदू के आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ सबपार ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलाउ सिकल सेल डिसीज टू परसिस्ट। सिंपल सा मकसद क्या है कि हम लोग ना आज के टाइम पर क्या क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेथ टेकिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सही, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी बढ़िया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी लेके आ चुके हैं। लेकिन इन सब का रीच कितना है? रीच एक बड़ा क्वेश्चन है हम लोग के लिए, कहाँ तक पहुँचाए हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ना वो रिलेटेड है सिकल सेल डिसीज़ से रिलेटेड। समझते हैं सिकल सेल डिसीज़ क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिकल सेल डिसीज़ जो है वो आपका इनहेरिटेड है, मतलब कि आपके मदर या फिर आपके पेरेंट्स से ये आपको मिलेगा, इनहेरिटेड। और ये आपका बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको इफ़ेक्ट करता है, और उसी का एक डिसऑर्डर है। और इसमें ही आपको पता होगा कि आपके ब्लड का एक बड़ा कंपोनेंट है RBCs, रेड ब्लड सेल्स। इस रेड ब्लड सेल को अगर आप लोगों ने कभी रियल में देखा होगा तो ये एल्पेनलीबे टॉफ़ी जैसा होता है, यहाँ पर देखो आप ये, बट इसमें कभी कभी ये
जो आप हंसिया के शेप का या फिर आधे चांद के शेप का, ये आप लोग रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में सिकल शेप का हो जाता है। सिकल मतलब हंसिया। तो इसमें यही होता है, जो आरबीसीज होती हैं ना, वो क्रीसेंट शेप की हो जाती हैं या फिर किसके तरह से, सिकल शेप की हो जाती हैं। तो अगर ये आरबीसीज इस शेप की हो गई तो उस केस में क्या होता है, ये जो सिकल सेल और क्रीसेंट शेप आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर की होती हैं, क्योंकि जो अपना नॉर्मल आरबीसी होता है ना, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, और रिजिड होने के कारण ये सर्कुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं और हिंडर द सर्कुलेशन, ऐसा बोल सकते हो आप। और इसको बहुत ईजिली यहाँ पर देखना, जैसे ही आता है, ये चूँकि हार्ड होते हैं, ये इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे ये इतनी ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाएंगे कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आपका बिल्कुल रुक जाएगा और एनीमिया जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। और इनफैक्ट सिर्फ एनीमिया जैसी सिचुएशन ही क्यों, इसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपके बहुत सारे ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, इवन आपको प्रीमेच्योर डेथ या फिर दूसरे एपिसोडिक पेन, बहुत सीवियर लेवल का पेन, ये सब कुछ हो सकता है। तो अब इतनी बड़ी समस्या है अगर, या फिर प्रीमेच्योर डेथ कि लोगों के मरने तक की ही नौबत आ जा रही है, तो इस टाइम पर क्या हो क्या रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। और साथ ही साथ एक और डेटा मैं आपको देता हूँ कि इंडिया इस टाइम का 3rd हाईएस्ट एससीडी बर्थ में शामिल है। और 2 दूसरे कंट्रीज कौन कौन से पता है आपको, मतलब सुन के हैरानी होगी कि इंडिया तीसरे नंबर पर कैसे आ गया। मुझे लगता है कि शायद अपनी पॉपुलेशन के कारण आया है, क्योंकि जो 2 दूसरे कंट्रीज़ हैं, पहले नंबर पर है नाइजीरिया और दूसरे नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 2 देशों के बाद इंडिया अपना तीसरे नंबर पर है। और 3rd हाईएस्ट का मतलब है कि हर साल जितने भी बेबीज़ पैदा होते हैं ना, उसमें से 15 से 25 हज़ार बच्चे जो होते हैं वो एससीडी के साथ होते हैं, सिकल सेल डिसीज़ के साथ पैदा होते हैं। और ये इसका मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन हम लोग देख सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये प्रॉब्लम का निवारण क्या है, इसके लिए ना बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस वगैरह बने हैं। इसमें जैसे कि एक गाइडलाइन है सिकल सेल डिसीज़ से रिलेटेड है, बड़ा लंबा सा नाम था उसका, गाइडलाइंस फॉर नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिसीज़। इसके अंतर्गत में ये बोला गया कि भाई देखो, इंडिया में टोटल अगर हम लोगों ने 1.13 करोड़ लोगों पर ये टेस्ट कंडक्ट किया ना, तो उसमें से लगभग 10 लाख लोग, अप्रॉक्सीमेटली 8.75% लोगों को एससीडी पॉजिटिव मिला है। तो मतलब अपने लिए ना एक ग्रेव कंसर्न है। ये आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है ना, इसके अंदर में 2016 का ये एक्ट है, वैसे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इसमें वन ऑफ द डिसेबिलिटी जो इस शेड्यूल में लिस्टेड है वो सिकल सेल डिसीज़ भी है। लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ना कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आप बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है अभी। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, सबसे पहला 2023 में, वैसे ये प्रॉब्लम नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, कि देखो 2023 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिकल सेल एनीमिया से फाइट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसका जो पूरा का पूरा उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग को सिकल सेल डिसीज़ को 2047 तक में इरेडिकेट कर देना है, सिंपल। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं कि भाई इरेडिकेट कर देना है, उससे क्या होगा, केवल इतना बोल देने से इरेडिकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ना मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले नंबर पर आप लिख सकते हो कि एक ना पेन किलिंग ड्रग है, पेन किलर है, सिंपल पेन किलर, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। और यूँ तो हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ना, वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है ना, उसके अंतर्गत ये बोला गया कि भाई इसको तो आप लोग को प्राइमरी केयर सेंटर पर ही डाल देना है, वहीं पर लोग आके इकट्ठा कर लें। लेकिन अचंभे की बात ये है कि ये प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या, सीधे आपको टर्शरी सेक्टर में भी ज़्यादातर करके नहीं मिलती है। टर्शरी सेक्टर्स के जो भी ऐसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ऐसी टर्शरी लेवल फैसिलिटीज़ में ही सिर्फ आपको मिल पाते हैं।
तो मतलब बहुत बहुत दिक्कत की बात है। हाइड्रोक्सी यूरिया क्यों बोल रहा हूँ मैं, इतना क्या इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया ना काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें एससीडी से रिलेटेड ट्रीट कर देता है। जैसे कि सबसे पहले जितना भी आपको पेन होगा ना उसको कम कर देगा, काफ़ी हद तक कम कर देता है। और जब पेन कम होता है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशंस जो होते हैं ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके बाद जो भी आपका सर्वाइवल रेट है वो भी बढ़ जाता है। मतलब एक सिंपल हाइड्रोक्सी यूरिया को खा लेने से कितने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जा रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू मेक इट। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भी आरबीसीज होती हैं, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, सिकल सेल डिसीज़ के बाद क्या होता है कि वो बहुत रिजिड हो जाती हैं। तो जो आरबीसीज की रिजिडनेस है, मतलब जो डैमेज्ड सेल है ना उनकी जो रिजिडनेस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, मतलब सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा। और आप ऐसा बोल सकते हो कि इनफैक्ट जो नए आरबीसीज बनेंगे उनके पास जो टेंडेंसी है ना कि वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मतलब एक दवाई का कितना सारा इस्तेमाल है बट स्टिल नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम आप समझो, दूसरा प्रॉब्लम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है जो कि सिकल सेल डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इसके लिए कितनी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है, कितने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स हैं या फिर पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि इसको काम में लेके आते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ पर हो सकता है। इसके लिए ना आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटी में जाना पड़ता है और उसके नीचे के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको ये सुविधाएं नहीं देती हैं। साथ ही साथ आप ये समझो कि जितने भी ऐसे ब्लॉक लेवल है वो तो ऑफ़र करते नहीं हैं। और अगर कभी गलती से इमरजेंसी आ गई ना आपके पास, तो इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। ये आपको सीधे कहाँ पर लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे कि भाई आप सबसे पहले ब्लड रिप्लेसमेंट सेंटर पर जाइए, ब्लड रिप्लेसमेंट सेंटर पर, और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा दीजिए, तब जाके आपको उसके बदले में कुछ जो भी आपको ब्लड चाहिए होगा वो मिलेगा। और मतलब काफ़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम सिचुएशन आती, और ये कहीं और होता है, ये कहीं और होता है। इंसान इन्हीं दोनों जगहों पर चक्कर लगाता रह जाता है। और इनफैक्ट जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है ना उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पर भी अगर मान लो कभी आपको पेन मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ गई ना, पेन मेडिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गए, ओपोइड्स हो गए, ये सब के सब कुछ नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इतना सक्सेसफुल नहीं है। कोई बात नहीं है, तीसरे पर चलते हैं। एक और सोल्यूशन लोगों ने दिया, बोला कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है। अब आपको भी पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी खर्चा होने वाला है। तो मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है भी नहीं। लेकिन जिसके पास पैसे चलो हैं भी, उनको जो आपके मैचिंग वाले डोनर होते हैं ना उनको भी फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। अगर आपको मिल भी गए गलती से तो उसके बाद आपका जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत होता है। इसको कम करने के लिए आप अगेन कहाँ जाओगे भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे और हैविली पे करोगे, और फिर भी वहाँ पर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इतना यूजुअल नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने बोला कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो अपने आप में चमत्कार है, ये जैसे ही आएगी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन का नाम था क्रिस्पर। क्रिस्पर आप सबको पता है, आप लोगों ने अपने बायोलॉजी या बेसिक बायोलॉजी में मैंने भी बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्लस्टर्ड रिपीटेडली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जो हमारे जीन होते हैं ना, डबल हेलिकल शेप के होते हैं जीन। यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजनस पेयर्स जो होते हैं हमारे पास, इनका एक सीक्वेंस होता है ना। तो इसी सीक्वेंस में क्रिस्पर क्या बोलता है, एक ऐसी लोगों ने ऐसा समझा कि भाई ये एक पर्टिकुलर है। मान लो कि मैं एक कोड देता हूँ आपको ATCGAC जस्ट फॉर एग्जांपल, कि हर कुछ देर बाद ये जो शॉर्ट रिपीट है, और इनफैक्ट ये नहीं बन सकता क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो मेरे को पैलिंड्रोमिक बनाने दो आप। एक ATCGTA कुछ इस टाइप का, कि A इधर से जाए या इधर से जाए, ये आपको ना हमेशा सेम मिलेगा। और इसका ना हमारे पूरे बॉडी में क्लस्टर्स मिलना स्टार्ट हो गया। और इसी से हम लोगों ने फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि यार अगर ये क्लस्टर्ड रिपीटेडली इंटरस्पेस
इंटर स्पेसेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेना, तो हम लोग को एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि इस पूरे जीन में जहाँ पर भी फॉल्ट आ रहा है उसके आगे पीछे के किस सेक्शन पर कट लगाना है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट रिपीटेड ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स थे, वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग अगेन एक बोला गया कि भाई हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर जो भी अभी तक हमारे बोन मैरो में जो भी ब्लड प्रोड्यूस हो रहा था, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसमें से क्या हो रहा था कि हमारे जितने भी नए ब्लड के स्टेम सेल्स थे वो सिकल सेल जैसा प्रोड्यूस होते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड सैंपल या फिर ब्लड स्टेम सेल लेके आ जाएंगे, है ना। ब्लड स्टेम सेल जो भी उनके बोन मैरो से होगा, एक सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनको हम लोग कीमोथेरेपी की मदद से या फिर दूसरे मतलब हाई लेज़र बीम से जितने भी इसमें डैमेज्ड सेल होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे और हम कुछ मॉडिफिकेशंस ले लेंगे। मॉडिफिकेशन किस सेंस में कि हम लोगों ने कुछ डोनर को ऐसा पकड़ा जिसके ऑलरेडी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स थे, उस हेल्दी रेड ब्लड सेल से इसको मॉडिफाई किया और फिर जो भी मॉडिफाइड सेल्स था उनको हम लोगों ने वापस से पेशेंट के अंदर में इन्फ्यूज़ कर दिया। इससे क्या होगा, ये वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन इस वन टाइम प्रोसेस में बहुत सारे ब्लॉकेड्स हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, ये अपने देश में तो नहीं, लेकिन मैं दूसरे देश की बात करूँ, जैसे मान लो यूएस की बात करूँ, तो यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको ऐसे 2 क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज़ के साथ में 2 ऐसे कंपनीज हैं जिनको अलाउ कर दिया कि भाई तुम क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिकल सेल डिसीज़ को ट्रीट करो। जितने भी लोग 12 साल से ज़्यादा की एज में हैं उन पर आप ये आराम से अपना सकते हो। तो यूएसए में तो ऐसे 2 कंपनीज़ हैं, एक का नाम वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोग ऐसे ही एक बार समझ लो। एक का नाम है कासगेवी और दूसरे का नाम है लाइफजेनिया। लाइफ की स्पेलिंग ये है। ये जो कासजेनी है ना, ये क्रिस्पर यूज़ करता है, लेकिन जो ये लाइफजेनिया है ये क्रिस्पर की जगह पर कोई भी ऐसा ही वायरल वेक्टर यूज़ कर लेता है, उसका भी यही काम है। दोनों का काम क्या है कि ब्लड अंदर जाके ना खूब सारा नॉर्मल ब्लड सेल बनाने लगे, जो सिकल सेल बनाने की टेंडेंसी थी वो ही एक बार में पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, बॉडी सिकल सेल जैसा रेड ब्लड सेल्स बनाना ही बंद कर देगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस में क्या एकदम से एक बार में हो जाएगा, नहीं। इस ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का है, जिसमें कि आपको ना मल्टीपल विजिट्स करना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ में आता है। और इनफैक्ट ये प्रूवन है, जो भी अभी जैसे कासजेनी का एक फीमेल पर्सन थी जिनको ट्रीट किया गया कासगेवी की मदद से, और शी इज़ डूइंग गुड, सिकल सेल डिसीज़ अब उनके पास नहीं है और वो क्योर्ड हैं। लेकिन ऐसे ही क्रिस्पर का इंडिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई, क्रिस्पर का इंडिया में प्रभाव नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपको, क्योंकि ना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि यार जीन एडिटिंग की मदद से हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना तो बहुत सारे चैलेंजेस एक्स्ट्रा आ जाते हैं। यहाँ पर एथिकल चैलेंजेस, इवन लीगल चैलेंजेस भी आ जाते हैं। क्या है लीगल और एथिकल चैलेंजेस? सबसे पहले नंबर पर एक गाइडलाइन है जिसका नाम है नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017। अब ये नेशनल गाइडलाइन स्टेम सेल रिसर्च के लिए क्या बोलता है, ये बोलता है भाई स्टेम सेल रिसर्च के अंदर में कॉमर्शलाइजेशन बैंड है, नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर यही बैन हो जाएगा, कॉमर्शलाइजेशन ही बैन है, तो हम लोग क्रिस्पर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जो भी स्टेम सेल थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी, इसमें कॉमर्शलाइजेशन नहीं पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं अभी के लिए बस। हालांकि मतलब एक 5 साल का है पूरा, जो कि फंडिंग दी गई है, बहुत सारा पैसा वैसा खर्च हो रहा है कि आगे चल के ये कुछ बनाएगा क्रिस्पर जैसा। बट इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, तो भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन आप सबको भी पता चल गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डोनर सही से नहीं मिल पाता है, बहुत लंबा वेटिंग टाइम है, कौन तब तक तो कोई निकल भी लेगा शायद। तो इसी के साथ साथ जो हमारा जीन एडिटिंग स्टेम सेल है, जीन एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अलाउड है, इन विट्रो स्टडीज़ में अलाउड है। मतलब कि भाई आप इनका इस्तेमाल किसी ह्यूमन पर नहीं कर सकते हो, बस आप अपने लैब में वही ग्लास के अंदर में कुछ अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहो, इतना ही है बस जीन एडिटिंग स्टेम सेल्स के लिए। एक ये जो नेशनल गाइडलाइंस है ना स्टेम सेल रिसर्च के लिए, ये हमें इनकरेज करती है कि भाई आप लोग क्या करो ना, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दो,
फाइनेंशियल बेनिफिट्स मतलब जितने भी ऐसे डोनर हैं या डोनर की कोई कम्युनिटी है, उन सभी डोनर की कम्युनिटी को ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट दोगे तो शायद इस पर और अच्छे से कॉमर्शलाइजेशन बनेगा आगे। बट मतलब सिर्फ ऐसा सजेशन है, इनकरेजमेंट है, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। इसी के अलावा एक और ऐसा ही गाइडलाइन है, वो भी एक नेशनल गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जीन थेरेपी से जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है और उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, ये 2019 का है ना। ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको ना प्रॉपर ऐसा गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि हम लोग जितने भी ऐसे जीन थेरेपी होते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम प्रॉपर एक संयुक्त रूप से गाइडलाइन बना सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, इन गाइडलाइंस में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई चलो एक बार हम लोगों ने ना जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर भी लिया, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह कर भी लिया, तो उसके बाद क्या होगा, किसको हम लोग दे रहे होंगे, कौन उसको एक्सेस कर पाता है, उसका प्राइस क्या होगा, इन सब के बारे में ना कहीं पर भी इंक्लूसिविटी नहीं है इस पूरे नेशनल गाइडलाइंस में। तो राइटर यही बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, इंडिया ने इस एक्ट के अंतर्गत में ना एक वही जैसे मैं बता रहा था कि सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च किया है। सिकल सेल एनीमिया मिशन ये बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर एक CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंतर्गत इसको 34 करोड़ रुपीस का ग्रांट दिया गया है, मतलब 34 करोड़ रुपए इसमें अप्रूव किए गए हैं कि भाई आप ले जाओ, लेकिन आप 5 साल के अंदर अंदर ये क्रिस्पर जैसी कोई टेक्नोलॉजी बिल्ड करो। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 5 साल बाद कैसे लोगों के पास पहुंचेगा, ऐसे कोई इंक्लूजन या फिर कुछ एक बड़े लेवल का ऐसा कुछ भी बनाया नहीं गया है। तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है आज भी। तो राइटर का सजेशन क्या है पता है, राइटर बोलता है कि यार देखो आप लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, मतलब ऐसे नेशनल गाइडलाइंस बना दे रहे हो जिसमें कुछ मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप बेसिक प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। आपके जितने भी नेशनल गाइडलाइंस हैं ना वो सारे के सारे एम्बिगुअस हैं भाई, नहीं है कुछ भी इसके अंदर। आप नॉर्मल सजेशंस लो, आप नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल सा सबसे पहले क्या बोला था कि भाई क्या नहीं प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी यूरिया, कितने सारे प्रॉब्लम को तो वो ट्रीट कर रहा था कि नहीं। बोला कि भाई सबसे पहले एक काम करो, आप लोग हाइड्रोक्सी यूरिया का अनइंटरप्टेड सप्लाई करना स्टार्ट करो हर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी में। कम से कम ये आपका ना फर्स्ट फोकस होना चाहिए, तब जाके आप कुछ बड़े स्टेज पर जाओगे। जो आप बोल रहे हो ना 2047 तक आपको ये सिकल सेल डिसीज़ को एलिमिनेट करना है, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद दीज थिंग्स। ये ना ऐसा नहीं है क्योंकि आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हो, नेशनल गाइडलाइंस जीन थेरेपी के लिए बना रहे हो, सिकल सेल डिसीज़ के लिए बना रहे हो, वो सारे के सारे जितने भी होंगे स्टेम सेल रिसर्च के लिए बना रहे हो, वो सारे के सारे जब भी ट्रिकल डाउन होंगे ना, तो पता नहीं है ट्रिकल डाउन हो के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जैसे कि सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन तक कब पहुँचेगा, किस फॉर्म में पहुँचेगा, कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए एटलीस्ट एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या गाइडलाइन की ज़रूरत है जो कि सिकल सेल डिसीज़ को सच में बिल्कुल जड़ से इरेडिकेट कर सके। और उसके लिए जितने भी ऐसे मार्जिनलाइज लोग हैं इनके साथ भी पार्टिसिपेशन इंश्योर करो। बहुत सारे ऐसे हम लोग सिविल सोसाइटीज़ का रोल यहाँ पर लेके आ सकते हैं, NGOs का रोल लेके आ सकते हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा आर्टिकल भी एक ऐसे ही कुछ 2-3 लोगों के द्वारा लिखा गया है जो कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो इन लोगों के हेल्प से ना काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया सिकल सेल डिसीज़ से रिलेटेड। अगर आपको ये PDF चाहिए और साथ ही साथ आपको ना कुछ ऐसे प्रॉपर क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड कि जो भी आज हमने टॉपिक समझा है क्या इसके बेसिस पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें, तो रात के 10 बजे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो आई होप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। टोटल ऐसे 3 क्वेश्चंस तीनों आर्टिकल्स के बेसिस पर मैं अभी अपडेट कर दूंगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। हमारा अगला आर्टिकल ना प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट से रिलेटेड है। इंडिया ने अभी अपना सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा। एक्चुअल में एक चेन्नई का स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निबाण, और अग्निबाण ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है। इसको हम लोग सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड बोलते हैं, सॉर्टेड। ये भी सब ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या होता है भाई, जैसे देखो मान लो कि ये हमारा बड़ा सा प्लैनेट अर्थ है, बहुत छोटा सा सरफेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इवन आप इस वीडियो से भी समझ सकते हो कि इसमें जो सब ऑर्बिटल होगा उसमें से फ्लाइट जब टेकअप करता है ना तो ये ऊपर जाएगा
और एक सर्टेन हाइट के बाद स्पेस को सिर्फ टच करेगा। मतलब स्पेस कहाँ पर, जहाँ पर अपना एटमॉस्फेयर इंडअप होता है, ये हार्डली हो सकता है आपके 100 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से ये वापस नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब आपका एक नॉर्मल फ्लाइट ऑर्बिट मोड पर जाता है तो ये प्रॉपर, एक तो प्रोपेल काफ़ी देर तक होता है, ये पहला सब ऑर्बिट पर तो 1 मिनट तक प्रोपेल करोगे और फिर वापस नीचे आ जाओगे। कुछ ही देर तक का आपको फ्लाइट में आपको वेटलेसनेस का फीलिंग आएगा, उसके बाद वापस से आप नीचे आ जाते हो। और दूसरा क्या होता है, जिसमें हम लोग कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट के स्ट्रक्चर में जाते रहते हैं, यहाँ से फ्लाइट पूरा ऑर्बिट लेता हुआ स्टार्ट करेगा और ये इस अर्थ का चक्कर लगाता रहेगा। तो ये ऑर्बिटल मिशंस होते हैं। तो ये क्या है, सब ऑर्बिटल है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है बेसिक। चलो फिलहाल हम लोग अपने इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं जो कि स्पेस में डेवलप हो रहे हैं। तो अभी पूरा एक अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है। क्या नाम है, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। और उसका एक सबसे पहला जो रॉकेट है वो है अग्निबाण। इसके साथ ना एक और बहुत ही बढ़िया है कि वैसे तो ये चलो दूसरा भले प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। तो ये आप लोग हमेशा से याद रखना। इसके पहले भी जैसे विक्रम एस है, 2022 में इन्होंने भी अपना प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च किया था। जब भी लॉन्च होगा ना तो वो वही इसरो के लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से ही हमेशा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहीं से लॉन्च होगा हर बार। अग्निबाण सॉर्टेड के कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। आपको अगर इसकी फ़ोटो देखनी है तो जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ देख सकते हो। ऐसे ही इनका पहले हम लोग 3D प्रिंटेड मॉडल तैयार करते हैं और फिर इनको प्रिंट करते हैं। तो ये ऐसा पहला बना हुआ है, ठीक है, इंडिजिनियसली बिल्ड है और ऑलरेडी हमारे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को ये शोकेस करता है। अच्छी बात यह है कि इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसके अंदर में एक सिंगल स्टेज ही है और उसमें हम लोगों ने लिक्विड केरोसिन और ऑक्सीडाइज़र में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ क्लोज लूप फीडबैक गाइडेंस फीचर भी है इसमें। मतलब कि अगर किसी भी बुरे स्थिति में आप इधर उधर कहीं भटकते भी हो तो इसके अंदर में ऐसे गिम्बल्ड थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो कि आपके पाथ को वापस से करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मतलब कि इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो, ऐसा कभी भी अगर मिशन को तुरंत के तुरंत टर्मिनेट करना पड़ा ना तो उस केस में भी सब कुछ सक्सेसफुली डन हो सकता है। तीसरा यहाँ पर टेस्टिंग क्रूशल स्पेस फ्लाइट कंपोनेंट, जो ये पूरा भी मिशन गया है ना, इसमें इन लोगों ने बहुत सारे स्पेस फ्लाइट कंपोनेंट्स को भी अपना टेस्ट कर लिया है, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम है, लॉन्च रिलीज़ है, या फिर क्रिटिकल ऑपरेशंस जो भी ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए नेसेसरी होते हैं उन सब का इन्होंने काफ़ी अच्छे से परीक्षण कर लिया है। एक बात अब ये सामने आ रही है ना कि तमिलनाडु को हम लोग स्पेस सेक्टर के एंड पर देख रहे हैं, काफ़ी हद तक वहाँ पर स्पेस सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्राइवेट स्पेस सेक्टर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो धीरे धीरे इसरो के जितने भी ऐसे वेंडर्स हैं जहाँ से इसरो सामान लेता है ना अपने लिए, मशीन्स, रॉकेट्स के कुछ कंपार्टमेंट्स, पार्ट्स, वो सब धीरे धीरे करके MSMEs के फॉर्म में तमिलनाडु के आसपास के एरियाज़ में डेफिनेटली सेटल डाउन होते जा रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा हब बनता जा रहा है, स्पेस सेक्टर बनता जा रहा है। वहाँ पर इंक्लूडिंग चंद्रयान 3 भी, उसके भी माइनर पार्ट जो थे वो भी इसरो तक गए थे यहाँ से। तो पूरा का पूरा वेंडर बेस धीरे धीरे बनता जा रहा है। जैसे कि आप अग्निकुल की बात तो देख ही रहे हो, इसके अलावा डेटा पैटर्न्स, L&T, इन सब का भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस आप वहाँ पर देख सकते हैं। इवन जैसे कि L&T है वो कोयम्बटूर में ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस जो हम बात कर रहे हैं वो IIT मद्रास में है। इसी तरीके से कई सारे मिल रहे हैं। आप इवन स्पेस पार्क्स डेवलप होता हुआ देख सकते हो कि आगे चल के जो अभी हम लोग श्रीहरिकोटा से बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं वो हो सकता है कहीं और पर भी बन जाए। और दूसरा ये भी है कि जो ये नए स्पेस पार्क्स है ना, वो आपको प्रोपेलेंट प्रोडक्शन, स्पेस रिलेटेड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन सब के लिए वो वहाँ पर सारे के सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी। हमारा अगला आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स ने जो एस्बेस्टॉस बैन कर दिया ना उसके ऊपर है। देखो एस्बेस्टॉस एक्चुअल में बहुत पुराना, इवन जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे ना उन्होंने 300 BCE में इसको खोज लिया था एस्बेस्टॉस। उनको लगा कि यार ये लकड़ी नुमा दिखने वाला ये जो मिनरल है ये तो बड़ा ही काम का चीज़ है, ये फायर रेसिस्टेंट है, इसमें आग जल्दी लगती ही नहीं है, दूसरा ये बढ़िया फ्लेक्सिबल नेचर का भी है, तो हो सकता है कि इसका अलग अलग तरीके से यूज़ हो सके। तो इसके चलते अब इंसानों ने धीरे धीरे करके इसका इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि
आप उसको कार ब्रेक, पेपर प्रोडक्शन, आपके बिल्डिंग हाउसेस में इंसुलेटर के तरीके से, शिप बिल्डिंग में इसको लगा सकते हैं, फ्लोरिंग्स जो होती है वहाँ पर लगा सकते हैं, इवन जो आपके रूफ बनते हैं वहाँ पर भी आप लोग एस्बेस्टॉस लगा सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको इसलिए सबसे पहले वाले आर्टिकल में दिखाया था, ये शीट देखते हो गांव-गांव में लगी होती है, ये क्या है, ये एस्बेस्टॉस ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये एक ऐसा ऐसा मिनरल है ना जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम अब यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बोला है कि भाई ये डेडली कार्सिनोजन एस्बेस्टॉस है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करना अब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यूजुअली वैसे तो देखो ये एस्बेस्टॉस 6 सिलिकेट मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है, अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं और इनका नाम वैसे तो बहुत ही कठिन है, बट हाँ इनको कलर के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो। कुछ ब्लू हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ वाइट हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। इसमें से ना सबसे यूनिक जो है वो है क्रिसोटाइल। ये जो क्रिसोटाइल है ना यही वाइट एस्बेस्टॉस है। ये स्पेशल क्यों है बाकी के 5 से? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल नेचर का है। बिल्कुल आपको लगेगा कि कोई फाइबर है, आपको लगेगा कोई कॉटन या फिर कुछ इस तरीके का मटेरियल है, इतना फ्लेक्सिबल है, आपस में इतना स्ट्रांगली इंटरवूवन है कि ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इंसुलेटर है बहुत ही तगड़ा। तो इसका ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस्तेमाल होने लगा। इसका बेसिकली जो दूसरा ग्रुप है ना, मतलब ऐसा बोला गया कि इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक सर्पेंटाइन ग्रुप है और एक एम्फीबोल ग्रुप है। तो वैसे इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एस्बेस्टॉस का बेसिक मकसद पता होना चाहिए। वाइट एस्बेस्टॉस जो है वो सबसे यूनिक है, ठीक है। और एक चीज़ बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि एस्बेस्टॉस जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि दे आर मोर ड्यूरेबल देन क्रिस्टोलाइट इन ह्यूमन लंग्स, मतलब क्रिस्टोलाइट का जो लंग्स के अंदर में ड्यूरेबिलिटी है ना वो काफ़ी कम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक बार लंग्स में चले गए ना तो ये स्टिक करेंगे वहाँ पर, परसिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया और ये उसके साथ अंदर बाहर करके कुछ ना कुछ जगह डिज़ोल्व हो जाएंगे। नहीं, डिज़ोल्व ही नहीं होंगे, ये बने रहेंगे आपके लंग्स के अंदर में। और साथ ही साथ ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कलरलेस, ऑर्डरलेस, या फिर इनका कुछ भी जब आपको स्मेल ही नहीं आएगा ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने कितना एस्बेस्टॉस इनहेल कर लिया है। और एक बार एस्बेस्टॉस सच में अगर छोटे पार्टिकल्स आपने इनहेल कर लिए फिर वो आपके लंग्स पर जाके चिपक जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो फिर आप। अब ये ट्रीट नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एस्बेस्टॉस को बिल्कुल मतलब रेड अलर्ट पे आप बोल सकते हो रखा गया है और जल्द से जल्द जितने भी ऐसे मटेरियल्स एस्बेस्टॉस बनाता था उन सबको बंद कर दिया गया। मेजर सोर्सेज जहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो वो है रशिया, कजाकिस्तान और चाइना। ये 3 देश हैं जो कि इसका प्रोडक्शन करते हैं। बेसिक इसका मकसद क्या है? साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़िया से यूज़ हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़बरदस्त है, अफोर्डेबिलिटी बहुत है, सस्ता है। इसीलिए आप लोग गाँव-गाँव में जितना भी आपका रूफ़ कवरेज होता है वो देखते होगे कि आप इसी से वो लोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, फायर और हीट रेसिस्टेंट है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको पेपर बिल्डिंग के लिए, फायर रिटार्डेंट के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, ऑटोमोटिव ब्रेक्स, पेपर मटेरियल, वॉल बोर्ड मटेरियल, फायर प्रूफिंग, इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट कार्सिनोजेनिक है। और कार्सिनोजेनिक में ये ना सिर्फ लंग कैंसर बल्कि मेसोथेलियोमा, इसमें क्या होता है कि मेसोथीलिया के नाम से ना एक पतला सा आपका लेयर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का लेयर है, उसको ये ना बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, मतलब ये ख़राब कर देता है। तो काफ़ी हद तक ये लंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसरस होता है। और लैरिंजियल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, एस्बेस्टोसिस है, ये सारे प्रॉब्लम्स इससे होते हैं। अब एस्बेस्टॉस इंडिया में कितना यूज़ होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई 44% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट जो है 2021 में किसका था? इंडिया का था। लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। और अभी तक 1993 से ही हम लोग ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहे हैं कि यार एस्बेस्टॉस नहीं यूज़ करना है, माइनिंग वगैरह इनका जो भी है ना बंद करो, बैन करो, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ अभी तक हमारे पास नहीं आया है जो कि इनके कंस्ट्रक्शन, इम्पोर्ट या ट्रेड पर कुछ भी बैन कर सके या फिर कुछ भी रोकथाम कर सके। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में एकदम बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, व्हीकल्स में बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। ये जो वाइट एस्बेस्टॉस था ना उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये इसको हम लोग क्रिसोटाइल एस्बेस्टॉस बोलते हैं। ये एस्बेस्टॉस कार्सिनोजेन है और इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एस्बेस्टॉस जो यूज़ होते हैं वो यही है। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ एस्बेस्टॉस जो है वो वाइट एस्बेस्टॉस ही यूज़ होते हैं। बाकी चूँकि अपने रिजिड नेचर के होते हैं इसलिए उनका इस्तेमाल उतना नहीं होता है। और इसमें आयरन कंटेंट कम होता है, इसीलिए शायद ये हीट इंसुलेटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी है लंग में,
तो इसका मतलब है कि भाई टिका रहेगा, ये चिपक जाएगा बिल्कुल लंग से, हटेगा नहीं कुछ भी हो जाए। और इसको और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो भी क्लोरीन ब्लीच बनाते हैं या फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए कॉस्टिक सोडा या दूसरे केमिकल्स बनाते हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो इसका इस्तेमाल, रोकथाम, इन सब के लिए एक लॉ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल हम सब लोगों के घरों में हर जगह कहीं ना कहीं हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा रोकथाम करना चाहिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे पार्टिकल अगर कहीं से भी हमारे शरीर के अंदर में घुस जाएंगे तो वो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। तो ये कुछ और भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि वेरियस एयर पॉल्यूटेंट है और उनसे एस्बेस्टॉस रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है। तो इसको एक बार आप लोग एक बार पॉज करके देख सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो बस आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।